PMLN की सेक्रेटेरिएट में 4 साल के बाद पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए और 21 अक्टूबर को जब उनकी वतन वापसी हुई उसके बाद आज उनका PMLN सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में पहला दिन था। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। न सिर्फ जलसागाह में जिन्होंने पहुंचकर इस्तकबाल किया, बल्कि लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आने वाले लोग थे वो चोक हो चुके थे। सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और इससे बड़ी तारीखी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। हमारे मुखालफीन दूरबीनें लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था और सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी अल्लाह ताला के फजलो करम से। और वो इसलिए पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से लोग क्यों आए थे? क्योंकि आज भी पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन है कि अगर कोई भी मौजूदा हालात से, मुश्किलात से पाकिस्तान की आवाम को निकाल सकता है तो वही शख्स जिसने हर दफ़ा अपना मनसब संभालते ही पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। उनको यकीन था कि फिर से अगर कोई मईशत संभाल सकता है, अगर कोई मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, अगर कोई बिजली के बिल कम कर सकता है, अगर किसके पास ये तजर्बा है, ये नीयत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। और जिसका सबूत और जिसका ऐलान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की आवाम ने किया। और आज जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सेक्रेटेरिएट आए तो उन्होंने अपने सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल अनाउंस कर दिया है, जिसने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने इनवाइट कर ली हैं एप्लीकेशन उम्मीदवारों से पूरे पाकिस्तान से। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद यहाँ PMLN सेक्रेटेरिएट के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड्स, जो पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं और बहुत जल्द उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये वाहिद जमात है और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शंस के लिए हम हैं तैयार। और हम तैयार हैं एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के अंदर महंगाई इंशाअल्लाह ख़त्म करने के लिए, आज जिस नौजवान के पास डिग्री है उसको रोजगार देने के लिए, IT के स्टार्टअप्स देने के लिए, उनको रोजगार के ऐसे मौके देने के लिए कि उनको दर दर नौकरी के लिए ना फिरना पड़े, बल्कि अपने घर बैठ के वो अपने बिजनेस के स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकें। किसान को सस्ती खाद देने के लिए, सस्ती बिजली देने के लिए, सोलर एनर्जी की पैदावार के लिए और सबसे पहले मुल्क के अंदर अमन लाने के लिए, मुल्क के अंदर इत्तेहाद लाने के लिए, मुल्क से अदम बर्दाश्त मिटाने के लिए हम हैं तैयार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तैयार अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज पाकिस्तान की आवाम 21 अक्टूबर के बाद सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीद लगाकर बैठी है। वो इसलिए कि उनको यकीन है कि अगर दोबारा से फिर से मुल्क को तरक्की, खुशहाली और नौजवान को कोई रोजगार दे सकता है, CPEC को दोबारा शुरू कर सकता है, बिजली के मंसूबे जो बनाए, जो बंद पड़े थे जब हम 16 महीने पहले हुकूमत में आए, जिनको आकर मेंटेनेंस नहीं हो सकती थी, जिनकी 20-20 साल के पुराने मंसूबे 2013 से लेकर 2018 तक मंसूबे मुकम्मल किए नवाज शरीफ ने। चाहे वो मोटरवेज का जाल हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो। पंजाब के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब के लोगों की खिदमत की, मुफ्त सेहत का इलाज आपके डोर स्टेप्स के ऊपर पहुंचता था, पाकिस्तान यहां पहुंच चुका था, पंजाब यहां पहुंच चुका था। दवाई आपकी मुफ्त, टेस्ट आपके मुफ्त,
डेंगू का टेस्ट आपका मुफ्त, अल्लाह ताला के फजलो करम से। चाहे वो पंजाब की सड़कें हो, पंजाब के अंदर बिजली की पैदावार हो, और जिस तरह 16 माह में ये जुर्रत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया शहबाज शरीफ की क़यादत में। बहुत तनकीद हुई हम पे कि दूसरी जमातें ख़त्म हो रही थीं, दूसरी जमातों का सियासी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो रहा था, आपने भी इस पे सियासत करनी थी। हमने सियासत नहीं की, हमने पाकिस्तान को और मुल्क को बचाया, पाकिस्तान की आवाम को बचाया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। और शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर ये काम किया, जिस पे आज हमें फख्र है, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन एक दफ़ा फिर, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के लिए तैयार है, और तमाम वो चीज़ें जिसका सफ़र 2013 में शुरू किया था, चाहे वो अवाम का रिलीफ हो, चाहे वो मुल्क की तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, नौजवान के लिए रोजगार हो, सब कुछ दोबारा से फिर से इंशाअल्लाह तरक्की के उस सफर को शुरू करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी वो कुछ खत्म होती लग रही है, असर के वक्त रोजा तोड़ने जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा मियां नवाज शरीफ कब से बड़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं? आप भी बात कर लो ना। हाँ जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीपल्स पार्टी खासी तनकीद करती है, तो क्या समझती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या बेसिकली? क्या देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब आरटीएस बैठा था तो उसमें पीडीएम का एक इत्तेहाद बना था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जो आज तक कायम है। और पीडीएम के अंदर पहले पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम जमातें थीं, और उसके बाद जब इत्तेहादी हुकूमत बनी, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं जो कोई एक, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जुडिशरी है, तमाम लोगों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जैसे बाकी जमातों ने मुल्की मसाइल के लिए काम किया, शहबाज शरीफ साहब के शाना बशाना खड़े होकर काम किया। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, और जो आप बात की, तो जो पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देखी है। अल्लाह ताला का फजल है। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा मैडम, और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बहाल करके इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, उस तरह तमाम जमातों, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है, और जमातों को, कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है, जो आप समझते हैं। क्या अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। अच्छा मैडम क्या बता रही है या नहीं कर रही? जी बिल्कुल, पीडीएम एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये बताइए कि नवाज शरीफ कब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज? हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तो 21 अक्टूबर को हो चुका है। हम लोग फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध से आपने देखा ट्रेन आई, हैदराबाद से ट्रेन आई, बलोचिस्तान से आए लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग। तो इस वक्त जो एक वफाक की जमात नजर आ रही है, जिसने 21 अक्टूबर को लाहौर आकर ये फैसला सुनाया है कि उनका जो वोट है, उनकी जो सपोर्ट है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अच्छा मैडम ये बता दें, मैडम ये बताएं कि आपने मैडम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जलसा हुआ, ठीक है, लोगों ने देखा, बड़ी अच्छी बात है,
لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر صرف اپنے مسائل بتائے. لوگ تو منتظر تھے کہ وہ ان کے مسائل کے حوالے کو جو بتائیں گے. پہلی بات ہے ایسے تو نہ کریں کہ ٹھیک ہے, یہ تو نہ کریں, تعریف تو پورے دل سے کریں نا, ایک بار پھر کریں. بہت اچھا تھا, مانتے ہیں, چلو ویری گڈ. پہلی بات, نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی جو میرے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں, جو مظالم ہوئے ہیں, ان سب کو بھلا کر میں ملک کے لیے واپس آیا ہوں, میں ملک کو, عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 9 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ ہم کس طرح براڈ کانٹورز, جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے اس میں آپ اپنا پارٹی کا منشور مینیفیسٹو تو نہیں بیان کرتے, لیکن آپ ایک پورا براڈر اپنے پرائیورٹی ایریاز بتاتے ہیں, جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے. اور انہوں نے عوام کے مسائل سے بات شروع کی. انہوں نے بجلی کے بل دکھائے جو 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں تھا, آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی. روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی, وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام. انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا, 13 میں شروع کیا, 17 تک پہنچایا, اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی, اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو, تمام جو ہمارے ایریاز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے. 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پھر سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی میٹنگ ہوئی تھی ایک, جو اس میں تفصیلی گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے کارکنان, اپنے ورکرز, پارٹی کے عہدیدار, رہنما, سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس قسم کا استقبال ان کا تاریخی ہوا ہے اس پہ سب کو خراج تحسین پیش کی تھی. 11 نومبر کو ہمارا جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ہے, جو بربریت, ظلم اور گناہ ہو رہا ہے معصوم بچوں کو شہید کر کے, اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہوگا 11 نومبر کو, وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ یکجہتی, پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی اور فری پیلسٹائن کی جو اس کے اندر تھیم ہے, بات چیت ہے, وہ سب جو پورے پاکستان سے جنرل کونسل کے ممبرز آئیں گے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. اچھا میم, یہ رہنمائی کر دیں کہ اب بس 30 نومبر کو حتمی جو فہرستیں ہیں وہ جاری ہو جائے گی, جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد تک تو ظاہر ہے الیکشن شیڈول آنا ہے 8 فروری کا طے ہے. اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں فکس نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہوگی کہ ان کے کاغذات نامزدگی؟ آپ تو پھر دوبارہ سے ہماری لیول پہ پلینگ فیلڈ پہ آ گئے. دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور میڈم ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیا ان اپیلوں کی بحالی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے, جو ناانصافی اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک اقامے کے اوپر پینما کا شور مچا کر ان کو ہٹایا گیا اپنے منصب سے, اس کی تصحیح ہونا اس ملک کی بہتری ہے. اور اگر آج ہم سمجھتے ہیں اس بات کی کہ وہ زیادتی آج پاکستان کے اندر بچہ یہ جانتا ہے کہ سرینا کے لفافوں میں آ کے میاں صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اس پورے جو انصاف کے عمل کو, اس پورے جو جسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کی, 23 کروڑ عوام کی بہتری اس میں ہے کہ اس ساری کی تصحیح ہو کر واپس میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے, پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی, ان کو ریلیف دے گی, اور جن مسائل میں آج پاکستان کی عوام اور نوجوان گرا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرے گی. پیپلز پارٹی یہ بتائیے گا, ملک کے اندر جو دہشت گردی کی موجودہ لہر چل رہی ہے, اتنی تشویش کی لہر ہے, اور افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو توقع یا خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لہر ہے یہ مزید پھیل سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے خصوصاً افغان جو واپس جا رہے ہیں, کیا؟ دیکھیں, ہم نے
2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, उस वक़्त 14 में 13 से शुरू हुआ था प्रोसेस। मैं उस वक़्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी और पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी। और पहली दफ़ा जो एलियन का कॉन्सेप्ट है, अनरजिस्टर्ड जो सिटीजन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये पूरी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसका ये प्लान था कि उनको कैसे रिपैट्रिएट किया जाएगा। और ये कहना कि अफ़गान वापस जा रहे हैं, हमारे पास अफ़गान रजिस्ट्रेशन एक पूरा प्रोसेस है। हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और दहाइयों से कर रहे हैं और हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है, जिन्होंने अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं किया हुआ, जो आज भी अनरजिस्टर्ड है, उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमारी जो एक सिक्योरिटी है हमारा, अगर आप मौजूद हैं रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर, उसके अंदर आपको रजिस्टर करने के मौके दिए गए हैं, बहुत दफ़ा दिए गए, नादरा के डेटाबेस में दिए गए। एलियन रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी एजेंसी है मौजूद है नादरा के अंदर, इसलिए ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब उसका दोबारा अमल स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपको तनकीद भी कर रही है, लगता है ये कि बिलावल को तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, अब नवाज शरीफ बीच में आ गए हैं, तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से नाराज़ है आपसे? नहीं, लेकिन वो शर्जील मेमन साहब तो कोई और बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दें, RTS ना बैठे तो पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करे कि उसने अपना वोट देकर किसको वज़ीर आज़म बनाना है। और मेरा ये ख्याल है कि जिसको 3 दफ़ा बनाया था उसी पे यकीन होगा और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा बनाएगा। मियाँ साहब अपना आज से उनका प्रोसेस मुलाकातों का शुरू हो गया। आज सियालकोट से भी MP MNAs टिकट होल्डर्स आए हुए थे और अब आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम, बिकॉज देखिए मियाँ साहब का अब जो एक कद है, सियासी कद है, वो कह लें, एक जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, जो उनका पूरा एक 3 दफ़ा उन्होंने इस मुल्क की सरबराही की है, मेरे ख्याल में वो उनके दिल में ये कौन सी जमात है कौन सी नहीं है, वो बहुत बड़ा है उनका दिल, इस बात से बहुत आगे है। तो वो तमाम लोगों के साथ मिलकर, और आपने देखा होगा कि मिसाली इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई, मिसाल नहीं मिलती कि इससे पहले कभी किसी इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके किसी लड़ाई झगड़े से। मैं उन जमातों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का साथ आइस मेल्टेड है। नून के कायद जो है वो बार बार बाकी सियासी जमातों से मुखाबत और मिलकर चलने की बात करते हैं, तो क्या आइंदा इंतखाबात से कबल जो है मुलाकातें मतवक्को हैं सियासी रहनुमाओं के कायदे? देखिए मैंने पहले कह दिया, ये मैंने कह दिया, बारी बारी कर लें। देखिए जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग बहुत मुदब्बिर, बहुत बसीरत रखने वाले, सियासी समझ बूझ रखने वाले, आवाम के लिए इन्होंने हमेशा खिदमत की है। ये अपनी सियासत में को पैटी बनाकर ये लोग उससे बियॉन्ड हैं, और मेरे ख्याल में इसको इसी तरह देखना चाहिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की मुश्किल वक्त में सरबराही की और सारी जमातों को इकट्ठे लेकर चले, उसी तरह इत्तेहादी हुकूमत में चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाप की बलूचिस्तान की पार्टी हो, सब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने। लेकिन साहब भी सबसे पॉपुलर जमात होने का दावा करती है कि मियां नवाज शरीफ उनके आगे भी हाथ बढ़ाएंगे मुलाकात के? देखिए मैंने पहले बोला है ये कि ये बात मियां नवाज शरीफ साहब पे छोड़ देनी चाहिए। उनमें उनके पास इतना तजर्बा भी है कि वो किस किस को इस अमल में लाना चाहते हैं, किस किस को इस अमल के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए, और ये उनका फैसला है, उन पे छोड़ देना चाहिए।